हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूजीसी की क्रैश कोर्स की सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट लॉ करने जा रहे हैं। गाइस, आज मैंने इन्वायरमेंट लॉ इसलिए कवर किया है क्योंकि हम लोग इतने दिनों से जो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंटरनेशनल लॉ और आईपीसी ही कवर कर रहे हैं। गाइस, अगर आप सिलेबस को एनालाइज करो और क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो जनरली जो ये मेन टॉपिक है जो स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी ज्यादा मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन पार्ट से ही आते हैं। और ये इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट लॉ अलग से अभी टॉपिक ऐड हुआ है, पहले ये इंक्लूडेड था। तो इन्वायरमेंट लॉ और कमर्शियल लॉ, ये सारे जो लॉज हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बहुत मतलब जो मेजोरिटी लाइक 60-40 की परसेंट है, लाइक 60% क्वेश्चंस आपको जो स्टूडेंट्स वगैरह टॉपिक से आएंगे एंड 40% क्वेश्चंस इनसे आएंगे। तो गाइज, इन्वायरमेंट लॉ के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जनरली इन्वायरमेंट लॉ के केसेस से ही आते हैं। तो हम लोग उसी को ही आज कवर करेंगे, ठीक है गाइज। तो स्टार्टिंग, ओके, which of the following cases led to the enactment of the compensatory afforestation, sorry guys, ये afforestation है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइज। compensatory afforestation fund act 2016। सो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट लॉ के केसेस जनरली आपको इन्वायरमेंट लॉ के जो टॉपिक क्वेश्चंस आएंगे वो केसेस के फॉर्म में ही आएंगे। और गाइस, आपको रिमेम्बर होगा तो मैंने एक पिछली वीडियो में एक एमसी मेहता के केस के बारे में आपको बताया था, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे कट करके रूल आउट करना है सारे केसेस को। तो एमसी मेहता के केसेस जनरली आपको इन्वायरमेंट लॉ में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। तो गाइज, अगर हम ये चारों केसेस देखें, पहला केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ वर्ल्ड वाइज फंड इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड इज टीएन गोदावरम थिरुमलपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, fourth is center for public interest litigation versus union of india। guys, if we are analyzing these four cases, अगर हम इन चारों केसेस को हम देखते हैं तो सारे ही इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन पार्ट की सभी एफॉरेस्टेशन, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिमेम्बर करने की बजाय हम थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, इफ एनीवन वांट्स कि वो ट्रिक लगाए। और क्योंकि गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने कुछ में ट्रिक्स लगाए थे और कुछ को मुझे रिमेम्बर ही करना पड़ा था। तो मैं गाइस यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई ट्रिक पता है किसी भी तरीके की, तो आप मुझे बताओ, मैं अपनी वीडियोस में इंक्लूड करूंगी। और फिलहाल के लिए हम लोग इसे रिमेम्बर करते हैं, और वही मेरी टिप है कि आप बैक टू बैक वीडियोस देखो। एक बार मैं आंसर बता दी हूँ, आप उसको 4th डे 5 डे के बाद आप अगर उसे देखो तो कोशिश करो मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद उसे सॉल्व करो। गाइस, इसी तरीके से आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक के अलावा आपको रिमेम्बर भी करने पड़ेंगे। और वो कैसे रिमेम्बर करोगे आप, जब उसे आप बैक टू बैक सॉल्व करोगे। तो गाइस, इसमें द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो इनैक्ट हुआ था 2016, तो वो किस केस की वजह से इनैक्ट हुआ था, तो वो थे टीएन गोदावरम थिरुमलपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है गाइस, कुछ चीजें आपको रिमेम्बर ही करनी पड़ेंगी, और रिमेम्बर करने का सबसे बेस्ट तरीका है बैक टू बैक वीडियोस देखो, बैक टू बैक आप चीजों को सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है गाइस। तो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट इज टीएन गोदावरम थिरुमलर पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So second question, in 1980 the central government appointed a committee to review environmental legislation and recommend measures for ensuring environmental protection. The name of the committee was, guys, अगर हम इन चारों कमिटीज को देखें तो एमसी मेहता, जैसे हमने बताया, ज्यादातर इन्वायरमेंट में ही आएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब अगर आपको ये पता है कि एमसी मेहता के केसेस इन्वायरमेंट लॉ में, तो हमें यही लगे कि ठीक है, एमसी मेहता इतने ज्यादा फेमस थे तो उनके नाम पे ही कमिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। फिर अलग अलग कमेटी है, खन्ना कमेटी, तिवारी कमेटी, कमलनाथ कमेटी, एमसी मेहता कमेटी। तो गाइस, यही है कि इन 1980
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी कमिटी को अपॉइंट किया था कि रिव्यू करे वो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन एंड रिकमेंड करे मेजर्स फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो गाइज वही मैं बैक टू बैक कह रही हूँ, कुछ चीजें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी एंड दैट्स कॉल्ड तिवारी कमेटी। ठीक है गाइज। तो तिवारी कमेटी को सेटअप किया गया था 1980 में, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि आप इसे रिव्यू करोगे इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन और रिकमेंड करोगे मेजर्स को। गाइस मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी आपको ये वीडियोस क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे ट्रिक हो रही है मैं ट्रिक वहां पे बता दे रही हूँ, जहाँ पे आपको रिमेम्बर करने का है मैं उसे रिमेम्बर करने को भी कह रही हूँ, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाए इस कम ड्यूरेशन में, और आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। इस वजह से मैं अपनी वीडियोज में अब कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस मैं कवर करूँ जल्दी जल्दी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल पाए। ठीक है गाइज। तो थर्ड क्वेश्चन, अंडर द पेरिस, गाइज पेरिस अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, be it a question of be it a question of NTA as UGC net, be it a question of UPSC exam, be it a question of any civil services exam or any kind of general exams, आपको पेरिस अग्रीमेंट आएगा ही आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में ले लो, ये पेरिस एग्रीमेंट, ये सिर्फ आपके यूजीसी नेट का नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट एज अ होल आपको, मुझे लगता है इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो जनरल एग्जाम्स जो होते हैं जैसे यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज टाइप एग्जाम्स, उनमें पेरिस एग्रीमेंट तो एनी हाउ आपको आएगा ही आएगा। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ले लो 2015 के बाद से। ठीक है गाइज। तो पेरिस एग्रीमेंट को थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लो, और नहीं तो इसमें आप कुछ वीडियोस भी हैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो इस वजह से मैं इसे नहीं बनाऊंगी अलग से, क्योंकि इट इज अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं इसे पेरिस एग्रीमेंट के लिए अलग से वीडियो बनाऊं। मेरा सिर्फ मेन फोकस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, और पेरिस एग्रीमेंट के लिए थोड़ा डिटेल में आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे ही। ठीक है गाइज। वैसे पेरिस एग्रीमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीजें थी और उनको सिर्फ पॉइंट आउट करना है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, मतलब अब यूएसए ने साइन तो किया था बट पेरिस एग्रीमेंट को विड्रॉ कर लिया, तो इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं ये मेरा मेन मोटो ये है कि पेरिस एग्रीमेंट को आप कवर कर लो जिससे आपका सभी चीजें सॉल्व हो जाए। So, Paris Agreement 2015, the contribution that each individual country should make in order to achieve the worldwide goals are determined by all countries individually and called as. Guys, जब पेरिस ये अब थोड़ा सा मैं डिटेल में ये बता दूं कि उसमें ये हुआ था कि जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हर कंट्री ने मतलब प्लेज किया था कि वो इतना मतलब कंट्रीब्यूशन देंगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो उसमें ये था कि आप ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप ये करोगे, मतलब जिससे मेजर्स लोगे जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो एंड ऑल दैट। तो जो कंट्री थी द वर्ल्ड वाइड गोल्स आर डिटरमाइंड, मतलब उन्होंने जो गोल सेटअप किया था अपनी सारी कंट्रीज ने अपना इंडिविजुअली, उन गोल को हमने क्या नाम दिया था कि होता है ना जैसे कि टारगेट बनाते हैं कि जैसे कि जनरली कहते हैं कि आज 10 का टारगेट, आज 5 का टारगेट, या आज टारगेट मेरा ये है कि इतनी सेल होनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो उसी तरीके से कंट्रीज ने अपना इंडिविजुअली टारगेट बनाया था। तो उस टारगेट को क्या कहते हैं? तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्लाइमेट फंड, वॉलेंटरी डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल फंड। तो गाइस टारगेट है तो क्लाइमेट फंड और इन्वायरमेंटल फंड से रिलेटेड तो ये चीजें तो यहीं पे कट हो गई। ठीक है। अब ट्रिक इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों तो यहाँ पे कट हुई, क्योंकि अगर आपको कोई टारगेट दे रहा है तो वो टारगेट का नाम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए ऐसा। तो क्लाइमेट फंड, इन्वायरमेंट फंड का कोई टारगेट नहीं हो रहा है। ठीक है, टारगेट से रिलेटेड नहीं, तो ये दोनों तो यहीं पे कट गए। अब एक होता है वॉलेंट्री डिटरमिन, तो वॉलेंट्री, और एक है नेशनली। तो गाइज ये जो पेरिस अग्रीमेंट जो हुआ था तो इसमें मैंडेटरी था यानी ऑब्लिगेटरी था, इसमें आपको वॉलेंट्री मतलब कुछ नहीं करना था कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे वॉलेंटियर करूँ। वहाँ गाइज इन्वायरमेंट कंसर्न जो है, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है फॉर नाउ, मतलब आज के टाइम में इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन है वो एक मेजर कंसर्न हो गया। वहां पे आप किसी भी तरीके की चैरिटी या डोनेशन नहीं करोगे अगर कुछ आप करते हो। दैट इज मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह रहे तो अच्छा ठीक है मैं अपनी तरफ से वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, ये है वो।
यू मतलब आपके ऊपर मैंडेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज मैंडेटरी ऑन यू टू टेक सम स्टेप्स सो दैट यू कैन प्रिजर्व योर इन्वायरमेंट। सो कंट्री जो पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज आई थी उन पे मैंडेटरी था, ऑब्लिगेटरी था, लाइक यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सच स्टेप, टेक सच measures which will contribute to the protection of environment. So you need to identify the steps, you need to identify the measures। आपको डिफरेंट फैक्टर्स आपको देखने हैं कि कैसे आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसका ट्रिक यही पे है कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन में गोल्स था उसको हम क्या कहते हैं, तो गोल्स को क्लाइमेट फंड और इन्वायरमेंट फंड तो कहीं नहीं कहेंगे, ये तो यहीं पे कट हो गया। और वॉलेंट्री डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें आप कोई चैरिटी या अपने तरीके से कोई कहते हैं ना किसी भी तरीके का वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे हो, लाइक यू दैट इज कॉल्ड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। सो नेशनली डिटरमिन्ड मतलब हर कंट्रीज ने अपना अपना इंडिविजुअल टारगेट बनाया था जिसको कह रहे थे कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन होगा। गाइस पेरिस एग्रीमेंट सिर्फ इतना नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट से 101% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है गाइस, तो ये एक हिंट है और बाकी पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, आप उन्हें देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, ये जो क्वेश्चन है, और गाइज ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये पेरिस एग्रीमेंट एंड दिस वन, ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर 1 से भी रिलेटेड, पेपर 1 में भी ये पूछ सकते हैं, इनफैक्ट पूछे हैं इस बार के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पेपर 1 में ही आ चुका है इस बार के उसमें क्वेश्चन पेपर में। और लेकिन ये आपको इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड है इसलिए ये आपको लॉ के पेपर में भी आएगा। मतलब ये आया था आपको आई थिंक दिसंबर के पेपर में आया है, दिसंबर या नवंबर के पेपर, दिसंबर या लास्ट ईयर के ही पेपर में आया हुआ है। तो ये फर्स्ट पेपर के में भी इन्वायरमेंट है, पीपल एंड इन्वायरमेंट एक टॉपिक है, और सेकंड पेपर में इन्वायरमेंट लॉ जो हमारा इन्वायरमेंट जो हमारा लॉ से रिलेटेड है उसमें भी है। तो द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गाइस ये क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट और ऐसे ही 2-3 और जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वो आपको आएंगे ही आएंगे। इस बार भी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो वो भी आ चुका है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल, सेम ये क्वेश्चन इस बार के फर्स्ट पेपर में ही आ चुका है। तो इसलिए गाइस हम ये कह रहे हैं कि जो मैं बता रही हूँ टॉपिक एटलीस्ट उसे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ये एक हिंट है। ठीक है, तो क्योंकि जब पता है कि आपको कि ये टॉपिक आना ही आना है तो इट्स मेयर लाइक आप उसे छोड़ के जाके रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो जिस टॉपिक पे 101% श्योरिटी होती है कि ये टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ही, मैंडेटरी है, तो इट्स माय एडवाइस कि आप उसे देख लो। तो मैंने ये एनालाइज किया था तो उसी बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइज यहाँ पे कंट्रीज ने 2030 तक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट जो 2000 में सेट हुआ था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उन दोनों में अलग अलग नंबर के गोल्स सेट किए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स मतलब उन्होंने सेट किए थे कि हमें ये गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है 2030 तक। गाइज ये गोल्स क्या है, तो इनकी भी आपको वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें एक बार देख लो, क्योंकि मैं भी इन पे वीडियो बना सकती हूँ बट मेरा जो मेन मोटो है सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मेन मोटो है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प हो सके और कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। तो अगर मुझे पता है वो चीज ऑलरेडी है तो आई डोंट थिंक कि इट इज मेयर लाइक अच्छा ये सही डिसीजन होगा कि मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप उन्हें वीडियोस को देख लो एक बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो यहाँ 17 है इसका आंसर गाइस। ओके, लास्ट केस, द केस ऑफ बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस BS मुडप्पा 1991 सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस इन द हॉस्पिटल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज, throwing the hospital waste into the river, converting a public park into a nursing home। गाइस ये केस था बैंगलोर में, आपको ये भी बहुत फेमस केस है इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो इसमें यह था कि बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट और BS मुदप्पा, इन्होंने क्या कहा था कि मतलब पार्क था एक, उसको कह रहे थे कि ये लोग कन्वर्ट करके नर्सिंग होम बना रहे। तो इसी रिगार्डिंग मतलब प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं, हम पब्लिक जो
पार्क है उसको हम नर्सिंग होम में नहीं बदलने देंगे, इससे एनवायरनमेंट को बहुत कंसर्न, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो ये केस उसी से रिलेटेड था। तो थोड़ी चीजें वही गाइस आपको रिमेम्बर करनी पड़ेगी, तो और रिमेम्बर करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं वही बैक टू बैक बता रही हूँ, बैक टू बैक वीडियोस देखो। एक बार मैं सॉल्व कर रही हूँ, 4 to 5 डेज के बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो गया बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस बीएस मुदप्पा का कन्वर्टिंग अ पब्लिक पार्क इनटू अ नर्सिंग होम। वैसे जनरली ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का है, उसकी रीजनिंग उसके फैक्ट्स डिफरेंट है, तो इसे रिमेम्बर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप के केसेस जनरली बहुत कम है और है भी नहीं है। कन्वर्टिंग अ पब्लिक पार्क इनटू नर्सिंग होम को लेके जो केस है, तो ये मैंने जो पढ़े हैं जितने केसेस उनमें मतलब एक ही केस है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेस बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस बीएस मुदप्पा। गाइस ये तो थे आज के 5 क्वेश्चंस। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको कोई सजेशंस हैं और किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन, जैसे मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, ऑल्दो मैं उसे क्रॉस चेक करके तब आंसर प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको किसी मोमेंट पे ये लगे कि नहीं ये आंसर गलत है, तो आप उसे जरूर कमेंट में आप उसे डालो विद सोर्स, आई विल बी एडिटिंग दैट सेम वीडियो। और गाइस ये वीडियो जितने से ज्यादा इन लोगों को शेयर करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। गाइस मैं डेली बेसिस पे इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि ताकि मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको केसेस मिल सके। ओके गाइस, और एनी सजेशंस प्लीज डू मैसेज इन द सेम वीडियो, एंड बाय बाय।